हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकेटी एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 9वीं का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में आप सबों को पूरा इसका टॉपिक अच्छे ढंग से समझा दूं ताकि इसको आप आसानी से पढ़ लें। मैं कोशिश करूंगा समय भी कम लूं, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपका पूरा टॉपिक एक ही दिन में क्लियर हो सके। तो मैं कोशिश ये भी कर रहा हूं कि आपका बुक का जितना चीज है सारा चीज मैं इसमें समाहित कर सकूं, तो इसलिए मैं बुक में भी कुछ ध्यान, बुक की बातों को भी बीच बीच में ध्यान दिया हूं और आपको सारा चीज बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का जो चैप्टर है वो है इकोनॉमिक्स का। अब तक जो आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते आए थे 8वीं क्लास तक ये जो चैप्टर है ये अर्थशास्त्र का है। अर्थशास्त्र आप नहीं पढ़ते थे। 9वीं क्लास के बाद अर्थशास्त्र विषय आपके सामाजिक विज्ञान में जुड़ गया है। अब तक आप सिर्फ इतिहास, भूगोल और नागरिक पढ़ते आए थे। अब आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ना है। अर्थशास्त्र में आप इन सब अर्थ से संबंधित सारी चीजों को जानेंगे जो कि हमारे जीवन में जुड़ी हुई है। ठीक है, जो भी हमारे जीवन से जुड़े हुए जो आर्थिक पहलू हैं सारे अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी इतने ही आप जानिए कि अर्थशास्त्र हमें क्यों पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ी है, आर्थिक रूप से हर जगह ये हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे पालमपुर गांव की कहानी। इस गांव की कहानी से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र हमसे कैसे जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग कैसे रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश कैसा होता है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे झारखंड शिक्षा के अनुसार यहाँ पर देखो जितने सरकारी विद्यालय के बच्चे, मोस्टली बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में कैसे लोग जीवन यापन करते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, वो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इन सबको समझाने का प्रयास किया गया है इस चैप्टर में। तो देखिए, हम एक यहाँ पे काल्पनिक गांव की उदाहरण लेते हुए समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर जो गांव लिया गया है ये है पालमपुर। कौन सा गांव है? पालमपुर गांव लिया गया है। पालमपुर एक गांव है जो कि जहाँ की प्रमुख जो उद्योग है, प्रमुख जो क्रिया है वो है खेती। लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, और खेती के अलावा भी जो काम है उसे गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। गैर कृषि क्रियाएं भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो क्रिया होती है वो है खेती की क्रिया। लगभग 75% जो है ये खेती की क्रिया, 75%, लगभग 75% लोग जो यहाँ पर हैं वो खेती की क्रिया करते हैं, यानी कृषि से संबंधित काम करते हैं। और जो लगभग 25% लोग, ठीक है, या कहीं कहीं 74% भी दिया, 74 या 74% भी कहीं मिलेगा आपको। तो 74 या 75% लोग इस क्रिया से जुड़े हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। और जो अन्य क्रिया है जैसे डेयरी हो गया, पशुपालन हो गया, दुकान हो गया, कंप्यूटर का उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, यातायात का साधन सब हो गया, ये सारा गैर कृषि क्रिया आता है। तो वो क्रियाएं लगभग 24 या 25% है। ठीक है, तो ये हो गया पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया रेखा। अब पालमपुर में जो लोग वहाँ रहते हैं, खेती वगैरह होता है, तो खेती का जो जितना उत्पादन होता है उसको बेचने के लिए आसपास के गांव रायगंज में जाते हैं। ठीक है, रायगंज एक शाहपुर कस्बे से जुड़ा, वहां पर जाकर अपने वस्तुओं को बेचते हैं। तो ये सब आपकी पुस्तक में दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि गाँव में जो मुख्य क्रिया खेती है, खेती के लिए सिंचाई जो होती है, सिंचाई के लिए जो प्रमुख सिंचाई कैसे किया जाता है, मुख्यतः ये नलकूपों के द्वारा किया जाता है, और नलकूप मुख्यतः बिजली से चलने वाली है। तो जितनी गांव में मोस्टली जो है
गांव में बिजली की सुविधा है और बिजली की सुविधा होने से लोग सिंचाई बिजली द्वारा चलने वाले नलकूपों से करते हैं। अब वो अपने फसल को सिंचित कर पाते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो आपके बुक में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बिजली के प्रसार ने पालनपुर में किस प्रकार मदद की। तो बिजली के प्रसार ने गांव में सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ किया, सिंचाई की व्यवस्था को अच्छी तरह से करवाया गया। क्यों? क्योंकि उस समय जो लोग सिंचाई में नलकूप का प्रयोग करते थे वो बिजली से चलने वाले होते थे। जो टूलू आप देखते होंगे गांव में पंप लगा होता है, टूलू पंप जो कहते हैं, कहीं भी नहर से या फिर तालाब से कहीं भी पानी खींच करके वो आसपास के खेतों में पटाने का काम करते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? ये बिजली के प्रसार से संभव हुआ। तो गांव उस पालनपुर में बिजली की सुविधा है जिससे लोग खेती कर पाते हैं। ठीक है, ये तो हुआ पालनपुर गांव की कहानी। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग मुख्य पाठ में आते हैं। तो यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया उत्पादन क्या है या उत्पादन का संगठन क्या है। तो देखिए, उत्पादन कहने का क्या अर्थ? उत्पादन, जैसे कि ये मेरे हाथ में पेन है, ये अगर इसमें कोई ये सिर्फ प्लास्टिक है, इसमें कुछ अगर प्रयोग नहीं करते तो कोई मतलब का नहीं था। लेकिन इसको हम बनाए, इसको एक सही ढंग से बनाए जिसके कारण मैं लिख पा रहा हूं, तो ये क्या हो गया? मैंने इसका उत्पादन किया। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं चौक एक चूना पत्थर से बना है। चूना पत्थर अगर ऐसे खेत में पड़ा हुआ है, जमीन में पड़ा हुआ है, कोई मतलब का नहीं है, लेकिन उसको हमने चौक के रूप में बना दिया, उससे हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं, तो इसको करेंगे उत्पादन करना। ठीक है, जब किसी वस्तु को उपयोग के लायक बना देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमने उत्पादन किया है। ठीक है, उत्पादन मतलब उसमें उपयोगिता उत्पन्न कर देना, उसको उपयोग के लायक बना देना। ठीक है, तो उत्पादन करने के लिए क्या क्या साधन जरूरी होता है। उत्पादन को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे खेती आप करते हैं, खेती का अनाज का उत्पादन करते हैं, ये भी उत्पादन है। तो किसी भी चीज के उत्पादन के लिए क्या क्या मुख्य चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो उसके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला है भूमि। ठीक है, भूमि तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जमीन कहाँ है, हम कहाँ काम करेंगे। तो पहला चीज हो गया भूमि। दूसरा हो गया काम कौन करेगा। भूमि तो चलिए मिल गया, काम कौन करेगा? मजदूर करेंगे या कोई भी इंसान करेगा। तो ये जो मजदूर है, ठीक है, काम करने वाले लोग हैं, वो श्रम है। ठीक है, श्रम। तीसरी साधन है पूंजी। ठीक है, पूंजी। देखिए, पूंजी दो प्रकार का है। पूंजी को हम लोग भौतिक पूंजी कहेंगे, भौतिक पूंजी मानना चलेंगे। भौतिक मतलब जो हमें दिखाई देता है, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी वैसी पूंजी जो मुझे हमें दिखाई देती है, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, तो पूंजी क्या है? जो हमारे उत्पादन में जो लोग प्रयोग करते हैं वो पूंजी होता है। भूमि एक स्थिर साधन है, भूमि कहीं जाता है? नहीं जाता है, तो भूमि एक स्थिर साधन है। श्रम भी काम करता है, श्रम मतलब मजदूर, जिसमें जान होता है। ठीक है, और एक तीसरा साधन है जो हम लोग प्रयोग करते हैं, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, या फिर जो हमारा मदद करता है उत्पादन करने में, तो वो हो गया पूंजी। पूंजी दो प्रकार का है, एक स्थायी पूंजी, एक कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी क्या है? यानी कि वो पूंजी जो हम लोग एक बार निवेश करते हैं और वो लंबे समय तक प्रयोग करते हैं। जैसे कि खेती के लिए आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, हल हो गया, और जितने भी मशीनें हैं, हमारे मदद के जितने भी वस्तुएं हैं जिसका हम एक बार प्रयोग करते हैं और सालों साल उसका प्रयोग करते हैं, वो सारे स्थायी पूंजी होते हैं। ये सब स्थायी होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बार बार खर्च नहीं करते हैं, और हर बार तुरंत खर्चा नहीं, वो खत्म नहीं होता, तुरंत खत्म नहीं होता, वो लंबे समय में खत्म होता है। और एक होता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी जिसको हम लोग काम में प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि कच्चा माल हो गया, खेती। जैसे हम लोग को अगर किसी वस्तु का उत्पादन करना है, जैसे खेती करना है, तो खेती करना है तो कच्चा माल क्या हो गया? बीज हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, चौक देखा होगा आपने, तो चौक जो प्रयोग करते हैं, चौक का कच्चा माल क्या हो गया? चूना पत्थर। चूना पत्थर कच्चा माल है। ठीक है, जिससे हम लोग पक्का माल बनाते हैं या स्थायी, जिससे हम मुख्य वस्तु बनाते हैं।
तो कच्चा माल हो गया कार्यशील पूंजी, जिसको हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं। एक बार प्रयोग करने के बाद ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ दो प्रकार का पूंजी हमने जाना है, कार्यशील पूंजी, एक स्थायी पूंजी। कार्यशील पूंजी ये काम करता है और खत्म हो जाता है, ठीक है। और स्थायी पूंजी काम करते रहता है, तुरंत खत्म नहीं होती है, दीर्घ काल में खत्म होगा, लेकिन लंबे समय में खत्म होने वाला है। जैसे हल एक बार किसान खरीदता है तो क्या उसको हर महीने खरीदता है क्या? नहीं, वो लंबे समय तक चलता है, 5-10 साल तक काम करता है उस हल से, ठीक है। उसी प्रकार ट्रैक्टर एक बार खरीदता है तो लंबे समय तक काम करता है, बार बार नहीं खरीदता है वो, लेकिन बीज हर साल खरीदता है, ठीक है। अगर मैं चौक बनाने का फैक्ट्री खोल रहा हूँ तो चौक बनाने के लिए चूना पत्थर मुझे हर समय चाहिए, एक बार खत्म होगा फिर हम लोग मंगाते हैं, फिर खत्म होता है फिर मंगाते हैं। तो ये कार्यशील पूंजी होता है। कार्यशील पूंजी में रुपया पैसा भी होता है, क्योंकि इससे हम लोग वस्तु को खरीदते हैं, वही कच्चा माल खरीदते हैं और ये पैसा खत्म हो जाता है मेरा, फिर दोबारा फिर पैसा हम लोग देते हैं, फिर से नया वस्तु खरीद के लाते हैं। तो कार्यशील पूंजी में पैसा भी आता है और कच्चा माल भी आता है, ठीक है। तो दो हमने जाना कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी, और इन तीनों को मिलाकर उत्पादन के कारक कहा जाता है। ये तीनों ही मिलकर उत्पादन के कारक बनाते हैं। और एक मुख्य कारक और है जिसको हम मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी कहने का यह है कि ये जो उत्पादन के साधन हैं या उत्पादन के कारक हैं, इस पर कार्य कौन करेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज जो है जिसको मदद करता है वो मानव पूंजी है। मानव पूंजी अर्थात जो उत्पादन कार्य में मदद करता है, जिसके पास दिमाग होता है, वो एक सही तरीके से कोई काम करता है, ठीक है। उसमें शिक्षा होता है, उसमें गुण होता है, जिसके कारण वो जानता है कि ये काम कैसे करना है, ठीक है। तो मानव पूंजी इन सबको मदद करता है। मानव पूंजी इन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सबको मदद करने वाला कौन है? मानव पूंजी। ये अपने आप कार्यशील नहीं होते हैं उत्पादन के कारण, उसको काम करने कौन सिखाता है? वो मानव पूंजी सिखाता है। तो मानव पूंजी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये बिल्कुल विस्तृत रूप से दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग मेन आते हैं इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, पालनपुर में जो खेती है उससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि खेती किस प्रकार हमारी मदद करती है, या फिर खेती से किस प्रकार की क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और उसके विषय में बताने का प्रयास किया गया, हमारे गांव की स्थिति को समझने का प्रयास कराया गया है। आप लोग भी अंदाजा लगाइए कि इससे आपका गांव कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला बताया गया भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर है कहने का मतलब क्या है? भूमि नहीं बढ़ने वाला है, भूमि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने वाला है, या भूमि हमारे पास जितना है उतना ही रहेगा, वो तुरंत बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है पालनपुर में 75% लोग खेती करते हैं। मैंने तभी बताया 75% लोग खेती करते हैं, जिसमें क्या किया गया है कि बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है, ठीक है। जहां भी खेती होता है सबसे पहले क्या होता है कि अच्छे खेत पर खेती की जाती है, फिर उसके बाद थोड़ा मध्यम क्वालिटी के खेत पे खेती की जाती है, और वो भी खेत खत्म हो जाता है तो हम लोग बंजर खेत को उपयोगी लायक बनाते हैं। तो पालनपुर बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बना दिया गया है, ठीक है। अब नई भूमि से उत्पादन में वृद्धि की संभावना नहीं है, अब वहां पर नई भूमि नहीं बची है, यानी भूमि वो स्थिर है, अब वो नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये बताया गया। अब हमारे पास जितनी भी भूमि है या पालनपुर में जितनी भूमि है, उसी भूमि पर पैदावार बढ़ाने का कोई उपाय है क्या? तो ये पूछा गया है। तो देखिए, भूमि तो हमारे पास स्थिर है, भूमि हमारे पास मान लीजिए इतना जमीन है, गांव का इतना जमीन है, तो भूमि हमारे पास अब नहीं बढ़ेगा, इसी भूमि में पैदावार बढ़ाना है, ठीक है। तो कैसे बढ़ेगा इसी भूमि में पैदावार? तो दो तरीका बताया गया। पहला तरीका, ठीक है, बहुविधिक फसल प्रणाली, ठीक है। बहुविधिक फसल प्रणाली, जैसा कि आप लोग बहुत लोग करते भी होंगे, जो किसान परिवार से जुड़े हुए वो लोग ऐसा करते होंगे। पहला तरीका बताया गया है बहुविध फसल प्रणाली, बहुविधि फसल प्रणाली, यानी कि यहाँ पर फसल को बार बार बदल बदल कर लगाते हैं। खेत यही है, इसी पर बार बार बदल बदल कर हम लोग लगाएंगे, ठीक है। 3 प्रकार का है तो 3 प्रकार का कर सकते हैं, 2 प्रकार का, हर किसान अपने तरीके से करता है अपने सुविधा अनुसार। तो
फसल को बदल बदल कर लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बारिश के मौसम में खरीफ फसल लगाया जाता है, बरसात में ज्वार और बाजरा या फिर आप चावल कह सकते हैं, जो धान होता है वो क्या है, खरीफ फसल है। खरीफ फसल कब लगाते हैं, बरसात में या फिर जब ये जो मानसून आता है, मानसून के समय इसको हम लोग लगाते हैं। और कब काट देते हैं, ये अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास इसको काट देते हैं। तो ये हो गया ज्वार, बाजरा या फिर धान, ये क्या हो गया, खरीफ फसल। ये बार बार पूछा जाता है, धान किस प्रकार का फसल है, तो ये खरीफ फसल है, ठीक है। और दूसरा प्रकार का फसल उगाया जाता है जैसे रब्बी फसल। रब्बी फसल क्या होता है, जिस सर्दी के मौसम में उगाया जाता है, ठीक है। जैसा कि ये लगभग आपका दिसंबर के बाद या फिर जनवरी आसपास में इसका रोपण किया जाता है और ये अप्रैल, मार्च अप्रैल के आसपास इसकी कटाई हो जाती है। ये रब्बी फसल, ये जैसे कि गेहूं हो गया, ठीक है। इसमें कभी कभी आलू का भी उत्पादन कर लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये हो गया रबी फसल। तो यहाँ पर दो तरह के फसल बताए गए हैं। और एक फसल आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन मैं बता दूं, कुछ लोग होते हैं जो कि फरवरी या अप्रैल के महीने में जायद फसल लगाते हैं, जैसे कि तरबूज हुआ, ककड़ी हुआ। ये लोग आप लोग गर्मी के मौसम में खाते होंगे, तरबूज, ककड़ी, ये सब क्या है, जायद फसल। या नकदी फसल भी होता है कुछ इस तरह के, जिसको हम लोग सिर्फ बेचने के उद्देश्य से उत्पादन करते हैं। ये सब भी है, कुछ लोग अपने उद्देश्य के लिए, अपने उपभोग के लिए भी प्रयोग करते हैं, कुछ बेचने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो जायद फसल भी है जो लोग उत्पादन करते हैं। तो कुछ लोग दलहन का फसल भी लगाते हैं, ठीक है। तो बार बार फसल को बदल बदल कर लगाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो ये हो गया बहुविधि फसल प्रणाली, ठीक है। अगला विधि है आधुनिक कृषि विधि। आधुनिक नाम से स्पष्ट है कि आधुनिक, नया तरीके से किया जाएगा। तो नया तरीके में क्या किया जाएगा, नए बीज का प्रयोग किया जाएगा। क्या प्रयोग किया जाएगा, नए बीज। बीज का नाम है HYV बीज। क्या है, HYV, ठीक है। इसको आप बुक में पढ़ेंगे, दिया होगा HYV, हेवी यील्डेड वैरायटी, ठीक है। अधिक उपज देने वाले बीज। HYV बीज के प्रयोग से खेती में कई गुना वृद्धि हुई। ये कब हुआ था, 1960 के दशक में। 1966 के समय आपने सुना होगा हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति ने गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी। जहां पर आपके बुक में भी दिया गया कि 1200 क्विंटल खेती होता था एक हेक्टेयर में, वहां 3600 क्विंटल अनाज उत्पन्न होने लगा। तो ये कैसे संभव हुआ, HYV बीज के प्रयोग से। और इसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बीज तो अच्छा होता है जो उत्पादन बढ़ाता है, इसके साथ साथ वहाँ नए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ट्रैक्टर का प्रयोग है, बेहतर सिंचाई होनी चाहिए, बीज तो मैंने बता ही दिया, उर्वरक और कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इस आधुनिक विधि में उर्वरक का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग, बहुत ज्यादा क्या, बहुत उपयोग होता है ताकि अच्छे उत्पादन हो सके, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उत्पादन बढ़ जाता है। लेकिन ये सारा चीज जितना अच्छा है उतना कुछ कुछ इसमें बुराई भी है। तो क्या बुराई है, आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि फसल तो बहुत ज्यादा अच्छा उत्पादन हो जाता है, कोई दो राय नहीं, फसल अच्छा उत्पादन होता है। अब इससे बुराई की जब मैंने बात की, वो क्या है, यहाँ अगला बताएंगे। क्या भूमि धारण कर पाएगी, भूमि धारण कर पाएगी कहने का अर्थ ये है कि मैं यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ये ऐसी चीज है जो मिट्टी में तुरंत मिल जाते हैं, पानी में मिलने के बाद ये मिल जाते हैं मिट्टी में, और मिट्टी में ये ज्यादा लंबे समय तक बने नहीं रह पाते हैं। उर्वरा शक्ति तो बढ़ा देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन ज्यादा समय के लिए ये नहीं रह पाते हैं। और ये मिट्टी में मिलकर पानियों में बहते हुए ये नदी में या तालाबों में मिल जाते हैं। वहां पर वहां के जो तालाब के जो जीव जंतु हैं, जैसे मछली वगैरह या वहां पर जितने छोटे छोटे जीव हैं उसको मार देते हैं। मिट्टी में भी कुछ जो हमारे मदद के लिए जीव है उसको भी ये मार देते हैं। तो जिससे क्या होता है, मिट्टी की खुद की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। तो अधिक उत्पादन के लिए अगली बार और अधिक उर्वरक की जरूरत होगी। इसलिए आप पढ़ेंगे कि पंजाब में खेती तो होती है, अच्छी खेती होती है, लेकिन वहां पर हर साल क्या हो रहा है,
इस साल के उर्वरक की तुलना अगले साल ज्यादा उर्वरक की जरूरत हो रही है। ठीक है, तो यही बताया क्या भूमि धारण कर पाएगी, तो धारण करना मुश्किल लगता है। ठीक है, कर तो पाती है, लेकिन ये अगर इसको सही तरीके से ना उपयोग किया जाए तो ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ बताया गया किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। किसानों में किस प्रकार भूमि वितरित है, कहने का मतलब है उस पालमपुर जो हम पढ़े वहां पर कितने परिवार हैं, वहां पर बताया गया 450 परिवार है। ठीक है, 450 परिवार हैं वहां पर टोटल। तो इससे हम लोग समझने का प्रयास करें हमारे गांव में भी क्या स्थिति है। देखिए 450 परिवार में 150 परिवार जो है वो क्या है, भूमिहीन है। भूमिहीन, भूमिहीन कहने का क्या अर्थ है, जिसके पास भूमि नहीं है। ठीक है, 240 परिवार जो है वो क्या है, छोटे किसान है। छोटे किसान, ठीक है, छोटे किसान है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है। 2 हेक्टेयर से कम जिसके पास भूमि होता है उसको छोटे किसान या सीमांत किसान कहा जाता है। छोटे किसान या सीमांत किसान। अगला है यहाँ पर 60 परिवार ऐसे हैं जो बड़े किसान हैं या फिर मझोले किसान, बड़े या फिर मझोले। तो बड़े या मझोले किसान है जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, या किसी के पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक की भूमि होती है। अब मैं बार बार यहाँ हेक्टेयर का प्रयोग कर रहा हूँ। हेक्टेयर क्या है, ये भूमि की मापने की इकाई है, मैं इसे भी बता देता हूँ। तो यहाँ समझ गए कि 450 परिवार में इस तरह से यहाँ पर खेतों की बंटवारा किया गया। इतने सारे लोग, 150 परिवार भूमिहीन है जिसके पास भूमि नहीं है। छोटे किसान यानी 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है। 60 परिवार या ऐसे हैं जो बड़े या मझोले किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर या उससे अधिक की भूमि है। ठीक है, या किसी के पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक की भूमि है। अब हेक्टेयर समझने का कोशिश करते हैं कि हेक्टेयर होता क्या है। ठीक है, हेक्टेयर देखिए 1 हेक्टेयर में क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर, देखिए एक खेत है ऐसा। ठीक है, खेत है, इधर मान लीजिए 100 मीटर, इधर 100 मीटर। इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा, 100 गुना 100, 100 गुना 100, इसका क्षेत्रफल होगा मीटर, इधर मीटर, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यही है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हेक्टेयर वैसे किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम का भूमि है उसको छोटे किसान की श्रेणी में रखा जाता है, और वैसे किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक का भूमि है उसको बड़े या मझोले किसान की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार से भूमि वहां पर वितरित है। ठीक है, यहाँ पर वो बताने का प्रयास मैंने किया है, बुक में भी दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। श्रम की व्यवस्था, श्रम मतलब मजदूर। मजदूर कहाँ से आएंगे, जैसे बड़े किसान हैं, बड़े किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो वो अपने खेत में, ज्यादातर लोग खुद खेती नहीं करते, बड़े किसान वो छोटे किसानों से खेती कराते हैं। ठीक है, और छोटे किसान जो होते हैं वो खुद के खेत में तो खेती करते ही करते हैं और दूसरे के खेत में भी खेती करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार श्रम की व्यवस्था होती है। बड़े किसान छोटे किसान से खेती कराते हैं और कृषि श्रमिक में रखते हैं, मजदूरी, जो भूमिहीन लोग होते हैं जिसके पास खुद की जमीन नहीं है वो बड़े किसान के खेत में काम करते हैं। ठीक है, और बड़े किसान तो दूसरे से ही काम कराते हैं, छोटे किसान खुद के खेत में भी काम करते हैं और बड़े किसान के यहाँ भी काम करते हैं। इस प्रकार अपना काम को, श्रम की व्यवस्था वो करते हैं। ठीक है, अगला है खेती के लिए आवश्यक पूंजी। खेती के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कैसे होगी। देखिए बड़े किसान जो होते हैं वो खेती करते हैं तो जितना भी उत्पादन होता है वो उसे बेचकर अपना पूंजी की व्यवस्था करते हैं, और वो उसे बेचकर कुछ पैसा जो जमा होता है वो अगले साल के लिए भी रखा रहता है, और उनके पास जितना पैसा बचता है वो उधार भी देते होंगे। देखे होंगे अपने गांव में आप कुछ गरीब लोग साहूकार लोग से उधार लेते हैं, तो यही बड़े किसान लोग ही साहूकार बनते हैं जो छोटे किसानों को या भूमिहीन लोगों को उधार देते हैं, जिसपे लोग वो काम करते हैं और ये उधारी के काम करके भी अपना पूंजी के निर्माण करते हैं। ये जो उधार देते हैं उसकी ब्याज की दर भी बहुत ज्यादा होती है। आप पढ़ेंगे, आपकी पुस्तक में सविता की कहानी है जिसको तेजपाल सिंह, एक जो बड़ा किसान है, वो 24% ब्याज पर 4 महीने के लिए उधार देता है।
ठीक है, तो इतना ज्यादा ब्याज देते हैं, उसी से ये लोग कमाते भी हैं गांव में। ठीक है, तो ये इस तरह ये पूंजी की व्यवस्था करते हैं। और ऋण की व्यवस्था यानी उधार, तो बड़े किसान लोग छोटे किसान को या भूमिहीन लोगों को ऋण देते हैं और वो ब्याज दर बहुत ही अधिक होता है। तो ये जो बड़े किसान होते हैं वो अपने भूमि के जो अधिशेष होता है, ज्यादा जो बचता है, उसको बेचकर भूमि के ये पैसे की व्यवस्था करते हैं और ऋण भी देते हैं, लोगों को ऋण भी देते हैं, उससे भी ब्याज से कमाते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, अधिशेष कृषि उत्पाद यानी कि ज्यादा उत्पादन होता है, उसको क्या करते हैं, बड़े किसान तो बेच देते हैं बाजार में। जैसे यहाँ पर बताया कि मैंने रायगंज एक पास का बाजार है, वहां पर जाके बड़े किसान अपने फसल को बेचते हैं और अपना उस फसल को बेचने के बाद जो कमाई होता है उससे वो बचत करते हैं, उससे वो अपना पूंजी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन छोटे किसान हैं, वो उनके पास इतना उत्पादन नहीं हो पाता कि वो बाजार में जाके बेच पाए, और अगर हो भी जाता है तो बाजार में बेचने की ज्यादा उनके पास शक्ति नहीं होती, क्योंकि उनके पास तो साधन नहीं होता कि बाजार में जाके बेच पाए। तो वो बड़े किसान, गांव के बड़े किसान को ही वो कम दाम में बेच देते हैं। तो ये सारा होता है। और ये वो छोटे किसान जो होते हैं ज्यादातर तो खुद के उपयोग के लिए ही खेती कर पाते हैं। तो इस प्रकार से पालनपुर में खेती चल रही है। ठीक है, और ये इससे आपको बहुत ही हद तक क्लियर हुआ होगा कि आपके गांव की भी क्या स्थिति इससे ही संबंधित होगा ही। अब देखिए पालनपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या है, डेयरी यानी कि जिसमें पशु से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जैसे दूध पालन हो गया, मिठाई निर्माण हो गया, उनसे जितने भी संबंधित वस्तु बनते हैं वो डेयरी के काम आएंगे। लघु स्तरीय भी निर्माण का, गांव में छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे टोकरी निर्माण, रस्सी का निर्माण, और भी बहुत सारे छोटे छोटे वस्तु बनते हैं, वो लघु निर्माण काम में आते हैं। दुकानदार तो आप जानते होंगे दुकान लगाते हैं। फिर परिवहन, यातायात के जो साधन हैं वो सारे काम भी किए जाते हैं। तो पालनपुर में इस तरह से बताया गया कि आर्थिक क्रियाकलाप वहां पर कैसे होता है, कृषि कैसे होता है, तो ये सारा यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये सारा चीज आपको क्लियर हुआ होगा। और विशेष जानकारी के लिए आप बुक को बार बार पढ़ें, 2 बार कम से कम जरूर पढ़ें, ताकि ये सारा चीज क्लियर हो जाए। वीडियो को भी 1 या 2 बार देखें ताकि ये सारा चीज क्लियर हो पाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।